जहां तक नजर जाती वहां लाल और सफेद रंग की खूबसूरत साड़ियां पहने महिलाएं सिंदूर खेला कर रही थी। उस रोज विजयदशमी का दिन था, यानी कि दुर्गा विसर्जन का दिन। हावड़ा ब्रिज पर लोग इतने जमा हो गए थे मानो पूरे कोलकाता के निवासी आज हावड़ा ब्रिज पर खड़े हो गए थे। जहां भी नजर जाती लोग ही लोग थे, और क्यों ना होते, आज उनकी सबसे प्यारी दुर्गा मां की विदाई जो थी। इस भीड़ में अपने हाथों में एक किताब थामे सिंदूर से लथपथ लक्ष्य भी उस रोज हावड़ा ब्रिज पर खड़ा ये अद्भुत नजारा देख रहा था, और मन ही मन ये प्रार्थना कर रहा था कि मां, आज तो लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए। लोगों की भीड़ और शोरगुल में अचानक एक लड़की के चिल्लाने की आवाज से सब जगह खामोशी छा गई थी। वो लड़की हावड़ा ब्रिज से लटकी हुई थी, मानो या तो वो आत्महत्या करने जा रही थी या फिर किसी ने उसे इस भीड़ में धक्का दे दिया था। वो जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। ये देख वहां जमा भीड़ भी अरे उसे बचाओ के नारे लगाने लग गए थे। लड़की ब्रिज से लटक रही थी और किसी भी पल उसका हाथ छूट सकता था। कुछ लोग उसे बचाने उसकी तरफ बढ़े भी, लेकिन तब तक देर हो गई थी और उस लड़की का हाथ हावड़ा ब्रिज के खंबे से छूट गया था और वो धड़ाम से नीचे तेजी से बह रही हुगली नदी के आगोश में समा गई। हुगली नदी, जो कलकत्ता की शान है, बड़ी तेजी से उस लड़की को अपने साथ बहा ले जा रही थी। वहां हजारों लोग मौजूद थे, पर अफसोस उन हजारों की भीड़ में कोई ऐसा माइका लाल नहीं था जो उफान लेती नदी में छलांग लगाकर लड़की को बचा लेता। वो डूबती जा रही थी। लोग तमाशबीन बने हुए थे। लक्ष्य, जिसका चेहरा और बाल लाल सिंदूर से पूरा रंग चुके थे, अपने बगल में मौजूद एक महिला से कहा, मैडम, क्या आप ये किताब थामेंगी? मैं उस लड़की को बचाने जा रहा हूं। वो महिला लक्ष्य के पागलपन को देख बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? इस नदी में बड़े खतरनाक जहरीले सांप हैं, उनके डसते ही मौत हो जाती है। ऐसा मत करो। पर ये लक्ष्य था जिसे बचपन से ही उसके दादाजी कहते आए थे कि बेटा, हमेशा याद रखना, तुम्हारे जीवन का कोई अर्थ नहीं अगर तुम जरूरतमंदों की मदद ना कर सको या उनके काम ना आ सको। दूसरों के लिए अगर तुम खुद को भी भूल जाओ तो दुनिया तुम्हें याद रखेगी। दादाजी की ये बात लक्ष्य ने अपने जीवन में गांठ बांध ली थी और उसने बिना समय गंवाए अपने हाथ में मौजूद किताब अपनी बगल में खड़ी उस महिला को थमाई और हुगली नदी में छलांग लगा दी। लोगों का शोर अब और बढ़ गया था। अब लोग सिर्फ चिल्ला ही नहीं रहे थे, बल्कि तालियां और सीटियां भी बजा रहे थे। कुछ लोग चाह रहे थे कि लड़का डूबती लड़की को बचा ले और कुछ लोग दोनों को डूबते हुए भी देखना चाहते थे। आखिर दो लोगों को डूबते हुए देखना भी क्या कम रोमांचक होगा? शायद यही इंसानी फितरत है। उधर नदी के बीचों बीच मौत और जिंदगी में द्वंद्व चल रहा था। लक्ष्य लड़की के करीब पहुंचने के लिए बड़ी तेजी से अपने हाथ पैर मार रहा था। नदी में मौजूद हर किस्म की रुकावट, चाहे वो कचरा हो, मछलियां हो या फिर सांप हो, लक्ष्य से टकरा रहे थे। लक्ष्य ने जब पानी के अंदर बड़े बड़े सांप देखे तो उसका खून सूख गया और वो सोचने लगा, कहीं जोश में आकर उसने कोई गलती तो नहीं कर दी थी। एक बड़ा सा सांप तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो सांप बिल्कुल काला और बड़ा खतरनाक था, जिसके काटने के बाद दुनिया का कोई वैद्य या डॉक्टर इंसान को नहीं बचा सकता था। मौत को अपने करीब आते देख लक्ष्य ने पूरी शिद्दत से मां दुर्गा को याद किया। मां, आज चमत्कार कर दो। मैंने किसी की जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाई थी। मुझे तो तैरना भी नहीं आता है। कृपा कर दो, मुझे इन सांपों से बचा लो और मैं इस लड़की को बचा सकूं, ऐसा चमत्कार कर दो। किसी ने सच ही कहा है, दिल से अगर भगवान को पुकारा जाए तो वो जरूर सुनते हैं, और आज मां दुर्गा लक्ष्य की सुनने वाली थी। लक्ष्य ने मां दुर्गा को याद ही किया था कि नदी में एक जोर का धमाका हुआ, जैसे कि आसमान से कोई तारा टूटकर गिरा हो। लक्ष्य को नदी में ऐसा लगा था जैसे कि कोई सख्त सी चीज उससे टकरा गई हो। उसकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी हुई और वो डूबती हुई लड़की उसे अब साफ दिखाई देने लगी थी। लक्ष्य को यह साफ एहसास हो गया था कि कुछ तो चमत्कार हुआ था। उस धमाके के बाद लक्ष्य को पानी के अंदर भी अब सब कुछ साफ दिखाई देने लगा था। जो सांप उसकी तरफ आ रहा था वो उसे डस गया, पर यह चमत्कार था कि उसे कुछ नहीं हुआ। ना उसे कोई दर्द हुआ था, ना जहर ने कोई असर किया था। सिर्फ यही नहीं, उसकी हैरानी और बढ़ गई थी जब उसने ये महसूस किया था कि बिना तैरना जाने वो तेजी से तैरने लगा था और डूबती लड़की के करीब पहुंच गया था। अब एक और चमत्कार हुआ। पलक झपकते ही लक्ष्य और वो डूबती लड़की अब हुगली नदी के किनारे आ गए थे। लेकिन कैसे? ये लक्ष्य की समझ के बाहर था। लड़की बच गई थी। अब हावड़ा ब्रिज के ऊपर खड़े लोग नीचे उतर आए थे। इस देश में लोगों को तमाशा देखना हमेशा से ही पसंद रहा है। लोग अब लक्ष्य और उस लड़की को घेर कर खड़े हो चुके थे। कोई लक्ष्य की पीठ थपथपा रहे थे और उसकी बहादुरी और दिलेरी की तारीफ कर रहे थे, तो कोई भीगे कपड़े में बेहोश लड़की के खूबसूरत जिस्म को निहार रहे थे। लक्ष्य अपने आप को संभाला और फिर देखा कि लड़की की सांसें चल रही थी, पर वो बेहोश थी। वो उसे हिलाया डुलाया, पर लड़की होश में नहीं आई। तभी लक्ष्य के अंदर मौजूद वैद्य ने उसे कुछ करने के लिए उकसाया, नहीं तो ये लड़की मर जाती। जब पेट में पानी भर जाए, इंसान खुद से सांस न ले पाए, उसे होश न हो, तब एक ही उपाय सबसे उपयुक्त होता है,
अपने मुंह से सामने वाले के मुंह में हवा छोड़ना, यानी कि मुंह में मुंह डालकर उसे सांस देना, जिसे इंग्लिश में आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कहते हैं। लक्ष्य एक शरीफ लड़का था। उसका अब तक किसी भी लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं हुआ था, ना ही उसने किसी लड़की को किस किया था। तो वो कैसे इस लड़की के मुंह में मुंह डाल सकता था, और क्या ये सही होगा? तभी उसे अपने दादाजी की एक और बात याद आई। लक्ष्य, हमेशा याद रखना, वैद्य का पहला कर्तव्य है मरीज की जान बचाना, और उसके लिए जो भी करना पड़े वो करना उचित होता है। उस रोज लक्ष्य को दादाजी कुछ ज्यादा ही याद आए थे। बार बार उन्होंने उसका मार्गदर्शन किया था। लक्ष्य तय कर लिया था कि उसे अब इस लड़की को रेस्पिरेशन देना ही होगा। जब उसने उस बेहोश पड़ी लड़की को ध्यान से देखा था तो देखता ही रह गया था। दूध की तरह उजला रंग, तराशे हुए नैन नक्श, गुलाबी गाल और होंठ, सुडोल वक्ष और पतली कमर। हे भगवान, क्या कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है? इतनी सुंदर लड़की को मरने नहीं दिया जा सकता था। फिर लक्ष्य बेहोश पड़ी उस लड़की से माफी मांगते हुए कहा, देखो, मैं अब जो करने जा रहा हूँ वो मैं मजबूरी में कर रहा हूँ। मेरा मकसद तुम्हारा फायदा उठाना नहीं है, बस तुम्हें बचाना है, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना। और उसने अपनी शर्म छोड़ अपने मर्दाना होठ उस लड़की के गुलाबी और नर्म होठों से मिला दिए थे। ऐसा करते ही मानो वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। बेहद खुशनुमा एहसास था वो। उस लड़की के नर्म नर्म होठ लक्ष्य को स्वर्गिक आनंद दे रहे थे, पर जल्द उसे अपना धर्म और कर्म याद हो गया था। सो वो तुरंत अपने मुंह से उसके मुंह में सांस छोड़ने लगा था। कुछ ही देर में उस लड़की को होश आया। उसके होश में आते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि एक पराये लड़के ने उसके होठों से होठ मिलाए थे। ये सोचते ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। लड़की को होश आ गया, ये देखकर लोग खुशी से और ज्यादा चिल्लाने लगे थे, मानो उन्होंने ही उसे चूमकर जीवित किया हो। अब हर तरफ हर्ष और उल्लास था, पर यह क्या, लड़की फिर बेहोश होने लगी थी। लक्ष्य समझ गया कि ऐसा उसे सांप के काटने से हो रहा था। सांप ने नदी में लड़की को डस लिया था और अब जहर अपना असर दिखा रहा था। लक्ष्य के लिए अब एक और चुनौती सामने खड़ी थी। लक्ष्य ने उस लड़की से पूछा, क्या तुम बता सकती हो कि सांप ने तुम्हें कहां काटा है, ताकि मैं अपने मुंह से उस जहर को तुम्हारे शरीर से खींच सकूं? उस लड़की ने जहां इशारा किया वहां से जहर खींचना लक्ष्य के लिए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन से भी ज्यादा मुश्किल था। लड़की ने अपनी छाती की तरफ इशारा किया था। लक्ष्य ने मन ही मन सोचा, हे भगवान, आज तू क्या कर रहा है? होठों के बाद अब छाती। लड़की का रंग अब काला पड़ रहा था। अब और देरी उसकी जान ले सकती थी। लक्ष्य भीड़ से हटने और जो औरतें वहां जमा थे उन्हें उस लड़की को घेर कर खड़े रहने को कहा, ताकि वहां मौजूद मर्द किसी ब्लू फिल्म का आनंद न ले सके। लक्ष्य अब अपनी आंखें बंद कर लड़की की शर्ट के बटन खोलना शुरू किया। उसने 2 बटन खोले ही थे कि वो अपनी बंद आंखें आधी खोल के देखा तो सामने ही उसे सांप के काटने के निशान नजर आया। अब बारी उस जहर को बाहर खींचने की थी। लक्ष्य ने अपनी आंखें बंद कर दी थी। वो सही मायने में शरीफ था। बंद आंखों से वो लड़की की छाती की तरफ झुका था, पर और नीचे झुकने से पहले एक बार फिर वो उस लड़की से इस हरकत के लिए माफी मांगी और फिर लड़की के गोरे और नर्म वक्ष के कोने में मौजूद सांप के काटने की जगह पर अपना मुंह रख दिया और धीरे धीरे वहां से जहर चूसने लगा। मर्दों के लिए महिला के वक्षों के आसपास की जगह किसी स्वर्ग के समान होती है, और लक्ष्य भी इस आनंद को महसूस कर रहा था। वो निकाल तो जहर रहा था, पर जहां उसका मुंह था वहां ये अमृत निकालने समान था। जल्द सारा जहर वो चूस कर निकाल चुका था, पर उसकी सांसें मुश्किल से चल रही थी और वो अब भी बेहोश थी। शायद जहर शरीर में समा चुका था। तभी लक्ष्य को अपने दादाजी की एक सीख याद आ गई। एक बार एक सांप के काटे मरीज का इलाज करते हुए उन्होंने उसे बताया था कि बेटा, जब भी किसी को सांप डस ले तो सबसे पहले मुंह से उसका जहर निकालो, और अगर वो बार बार बेहोश हो तो अपनी दोनों उंगलियों से मरीज की नाभि को दबा कर रखो, तो वो जीवित भी रहेगा और सांस भी लेता रहेगा। ये याद आते ही लक्ष्य अपनी दोनों उंगलियां लड़की की नाभि पर रख दिए और थोड़ी ही देर में लड़की की सांस सामान्य होने लगी। लक्ष्य अब समझ चुका था कि अब बिना देरी किए लड़की को अस्पताल ले जाना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पुरानी चिकित्सा पद्धति का रोल खत्म हो चुका था और लड़की को मॉडर्न ट्रीटमेंट की जरूरत थी। हावड़ा ब्रिज की भीड़ अब एक बार फिर दुर्गा विसर्जन की तरफ मुखातिब हो चुकी थी। अब बस लक्ष्य और वो महिला जिसे उसने अपनी किताब थमाई थी वो ही लड़की के पास मौजूद थे। बाकी पिक्चर का आनंद ले रवाना हो चुके थे। तुरंत लक्ष्य ने एक ऑटो रिक्शा बुलाया और उस लड़की और महिला के साथ अस्पताल जाने लगा। तभी लड़की ने रिक्शा ड्राइवर से कहा, भैया मणिपाल हॉस्पिटल ले लीजिए। सब समझ गए थे कि लड़की उस अस्पताल से परिचित थी और वहीं शायद उसका इलाज होता था। रिक्शा मणिपाल के पास रुक गया था और जैसे ही उस अस्पताल के कर्मचारी उस लड़की को देखा तो सब उसकी तरफ दौड़े चले आए और कहने लगे, अरे मैडम, आपको क्या हो गया? आपकी ये हालत कैसे हो गई? लक्ष्य को हैरानी हुई कि ये सब हॉस्पिटल स्टाफ इस लड़की को इतनी तवज्जो क्यों दे रहे थे। आखिर वो लड़की नदी में कैसे गिर गई थी? लक्ष्य को यह अचानक कौन सी शक्ति मिल गई थी? मणिपाल हॉस्पिटल में सब कैसे वो लड़की को जानते थे? जानने के लिए सुनते रहें डॉक्टर बॉडीगार्ड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
लड़की को दोस्तों अभी खरीदिए कोई भी कॉइन पैक और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। एक शानदार एसी कमरे में लिटा दिया गया था। लक्ष्य को यह महसूस हो रहा था कि हॉस्पिटल का स्टाफ बाकी सब मरीजों को छोड़ इस लड़की के पीछे ही लगे थे। तभी वहां एक 40 वर्षीय डॉक्टर की एंट्री हुई। इनका नाम त्रिशित दास था। जब वो इस लड़की को मूर्छित अवस्था में देखे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मन ही मन वो ये सोचे, ये तो आज लॉटरी लग गई। बहुत इंतजार के बाद ये दिन आया है, इस मौके को जाने नहीं देना है। अगर आज सब सही हो गया तो इतना मिलेगा जो इस हॉस्पिटल में 10 सालों की नौकरी में नहीं मिला। किसी भी हाल में इस मौके को गंवाना नहीं है। डॉक्टर त्रिशित लड़की के करीब आए। वहां लक्ष्य अपनी दोनों उंगलियां उस लड़की की नाभि पर रखे हुए था। डॉक्टर त्रिशित को यह अजीब लगा। वो लक्ष्य से कहा, भाई तुम जो भी हो अपनी ये उंगलियां हटा लो और मुझे एग्जामिन करने दो पेशेंट को। ये सुन लक्ष्य ने कहा, आई एम सॉरी डॉक्टर, पर मैं अपनी उंगलियां नहीं हटा सकता। अब त्रिशित जी भड़क गए। वो फिर लक्ष्य से कहे, मैंने कहा उंगलियां हटाओ। लक्ष्य भी जिद्दी था, बोला, माफ कीजिए, उंगली नहीं हटेगी। डॉक्टर त्रिशित ने हार कर लक्ष्य से पूछा, तुम कौन हो? लक्ष्य, जो कि पुराने से कपड़े पहना था और लाल गुलाल से रंगा हुआ था, बड़ा अजीब लग रहा था। लक्ष्य ने डॉक्टर त्रिशित की तरफ देख कहना शुरू किया, सर मेरा नाम लक्ष्य है। मैं इस लड़की को नहीं जानता, पर यह दुर्गा विसर्जन के दौरान हावड़ा ब्रिज से नीचे नदी में गिर गई थी। मैंने इसे डूबने से बचाया और हाँ, नदी में इसे एक सांप ने भी काट लिया था। इसकी हालत बहुत खराब हो गई थी तो मैंने अपने मुंह से जहर चूस कर निकाल दिया, पर फिर भी जब इसे होश नहीं आया तो मैं इसे यहाँ ले आया। डॉक्टर त्रिशित मन ही मन सोचने लगे कि इस लड़के को कैसे भी यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो जो वो सोच रहे थे वो कभी पूरा नहीं होगा। डॉक्टर त्रिशित लक्ष्य की बात सुनकर उससे कहा, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, बड़ी बहादुरी दिखाई है और शायद तुम्हारी ही वजह से अनु आज बच गई है। तुम्हें पता है, ये इस शहर के सबसे धनी बिजनेसमैन सुब्रतो दत्ता की एक लौती बेटी अनु दत्ता है। ये हमारे हॉस्पिटल में इलाज के लिए अक्सर आती रहती है। अब लक्ष्य को सब समझ आ गया था कि क्यों इस हॉस्पिटल में अनु को सभी इतना महत्व दे रहे थे। डॉक्टर त्रिशित ने कहा, चलो अब तुम जाओ, तुम्हारा रोल यही तक था जो तुमने बखूबी निभाया है। अब यहाँ से हमारे जैसे प्रोफेशनल डॉक्टर अपना काम शुरू करेंगे। अब तुम ये अपनी उंगली अनु के पेट से हटा दो। लक्ष्य को डॉक्टर त्रिशित का ये कहना कुछ अच्छा नहीं लगा। वो बोला, डॉक्टर, जैसे ही मैं यहाँ से उंगली हटाऊंगा इस लड़की को सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, इसलिए पहले आप इसे वेंटिलेटर पर रखें। लक्ष्य का इतना कहना था कि डॉक्टर त्रिशित लक्ष्य पर भड़क उठे। अब हमें क्या करना है ये तुम मत बताओ, हम तुम्हारी तरह सड़क छाप मजनू नहीं है, बल्कि एमबीबीएस डॉक्टर हैं। अब अपनी उंगलियां हटाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। ये सुन लक्ष्य ने तुरंत अपनी उंगली अनु की नाभि से हटा ली और डॉक्टर त्रिशित से बोला, सर मैं आपकी और आपके प्रोफेशन की इज्जत करता हूँ, इसलिए खामोश आपकी बकवास बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना ऊंची आवाज में मैं भी बात कर सकता हूँ। उस हॉस्पिटल के कमरे में वो महिला जो लक्ष्य की दी किताब अब भी हाथों में पकड़े खड़ी थी, ये सब देख और सुन बहुत दुखी हो गई थी। वो डॉक्टर त्रिशित के करीब आकर बोली, आप भले ही एक डॉक्टर है पर इंसान निहायती घटिया है। आपको पता है, जिस लड़के की आप इतनी बेइज्जती कर रहे हैं उसी की वजह से आज ये लड़की जिंदा है। इसने अपनी जान पर खेलकर इसे डूबने से बचाया, अपने मुंह से इसके शरीर से सांप का जहर निकाला। और हाँ, ये कोई सड़क छाप मजनू नहीं है, बल्कि इसे भी आपकी तरह ही मेडिकल साइंस का ज्ञान है। ये किताब देखिए आप, इसमें कई बीमारियों के इलाज का जिक्र है। उस महिला ने शायद लक्ष्य की दी हुई किताब खोलकर अंदर देखा भी था, तभी वो ये जानती थी कि किताब के अंदर क्या लिखा था। महिला की बात सुनकर डॉक्टर त्रिशित ने लक्ष्य की वो किताब को अपने हाथों में लेकर कुछ देर उसमें लिखी बातों को पढ़ा था और वो पढ़कर बोले, नॉनसेंस, ये क्या बकवास है, कौन सी प्राचीन दुनिया की ये किताब है, वैद्यगिरी के दिन अब लद गए, अब मॉडर्न मेडिकल साइंस का जमाना है। इतना कहकर डॉक्टर त्रिशित ने उस किताब को उठाकर कमरे के एक कोने में फेंक दिया था। जिस किताब को डॉक्टर त्रिशित ने उठाकर फेंका था वो कोई मामूली किताब नहीं था, कम से कम लक्ष्य के लिए तो वो बेशकीमती किताब थी। इस किताब को उसे उसके प्यारे दादाजी ने सौंपा था, जिसमें दुनिया की हर बीमारी और रोग के इलाज का जिक्र था। दरअसल लक्ष्य, जो कि उत्तराखंड के ठिहरी आदर्श गांव का रहने वाला था, एक ऐसे परिवार से आता था जो नाड़ी विद्या के जानकार थे और सदियों से गांव में उनका परिवार वैद्य का काम किया करता था। लक्ष्य के दादाजी मोरारजी पंत गांव के मशहूर वैद्य थे, जो गंभीर से गंभीर रोग झट ठीक कर दिया करते थे। उनके सुपुत्र यानी कि लक्ष्य के पिताजी रमेश पंत ने भी अपनी घरेलू वैद्य नाड़ी चिकित्सा की परंपरा को आगे बढ़ाया था। लक्ष्य बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और खुददार बच्चा था। उसकी बुद्धि अपने दादाजी और पिता की ही तरह तीक्ष्ण थी। पढ़ाई में वो पूरे गांव में अव्वल आता था और खाली वक्त में अपने पिता और दादाजी के साथ बैठकर वैद्य विद्या सीखा करता था। उसके हाथ में मानो कोई शक्ति थी। वो जब भी किसी मरीज को अपने हाथों से दवा देता तो वो तुरंत ठीक हो जाया करता था। उसके दादाजी को यकीन था कि ये लड़का जरूर एक अच्छा वैद्य साबित होगा। लक्ष्य के जीवन में एक बहुत बुरी घटना घटी थी। एक रोज जब उसके पिता और माँ दवा बनाने के लिए पहाड़ों पर जड़ी बूटी चुन रहे थे, तब भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड में उनकी मौत हो गई थी। उत्तराखंड में जमीन खिसकना आम बात थी। उसके बाद लक्ष्य के दादाजी ने उसे पाला और बड़ा किया था। उन्होंने उसे अपना सब ज्ञान दे दिया था और एक बेहतरीन वैद्य बना दिया था। यही नहीं,
मृत्यु से पहले दादाजी ने लक्ष्य को एक किताब सौंपी थी और कहा था, बेटा, ये किताब जो आज मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये कोई मामूली किताब नहीं है। इसमें मैंने अपनी खानदानी चिकित्सा पद्धति का संपूर्ण ज्ञान लिख दिया है। दुनिया का ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज का जिक्र इसमें न हो। तुम इसे हमेशा संभाल कर रखना, हमेशा इसे पढ़ना। ये तुझे कभी जीवन में हारने नहीं देगी। तू हमेशा इस किताब की इज्जत करना। और आज मणिपाल अस्पताल में लक्ष्य के सामने उस बेशकीमती किताब की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। उसे एक कोने में फेंक दिया गया था। यह लक्ष्य के लिए असहनीय था। लक्ष्य ने आगे बढ़कर उस किताब को उठाया, उसे चूमा और वो धीरे से डॉक्टर त्रिषित की तरफ बढ़ा और उनकी आंखों में आंखें डालकर बोला, आपकी किस्मत अच्छी है जो आप डॉक्टर हैं, जिनकी मैं दिल से इज्जत करता हूं, क्योंकि आप लोगों को जीवन देते हैं। अगर किसी और ने इस किताब को फेंका होता तो मैं उसे इतनी दूर फेंक देता कि वो दोबारा कभी किसी चीज को फेंकने के लायक नहीं रहता। आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज इस लड़की को बचा लेना। ये कहकर वो आईसीयू से बाहर निकल गया। उसके पीछे वो महिला भी कमरे से निकल गई। अब डॉक्टर त्रिषित खुश हो गया था। असल में वो नहीं चाहता था कि कोई और अनु को बचाने का क्रेडिट ले। उसके पिता एक धनी आदमी थे और जो भी उसे बचाता उसे वो जरूर मालामाल कर देते। यही सोचकर वहां सभी अनु के आगे पीछे घूम रहे थे। सभी को अनु की जान से ज्यादा इनाम में दिलचस्पी थी। लक्ष्य अपनी उंगलियां अनु की नाभि से हटा चुका था, लेकिन ये क्या, सिर्फ 5 मिनट ही बीते थे कि अनु की तबीयत बिगड़ने लगी थी। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। अब त्रिषित को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अनु सांस ना आने से तड़प रही थी। त्रिषित ने तुरंत उसे कुछ इंजेक्शन दिए, जो अफसोस बेअसर रहा। अब त्रिषित ने भी अपनी उंगलियां वहीं रख दिया जहां लक्ष्य ने रखी थी। पर यह क्या, इससे भी अनु की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ था। डॉक्टर त्रिषित अच्छे से जानते थे कि अगर अनु को कुछ हो गया तो उसकी नौकरी का जाना तय था। इनाम तो बहुत दूर की बात थी। तभी वहां मौजूद नर्स ने त्रिषित से कहा, सर, मेरी मानो तो उस लड़की को बुला लो। अनु मैडम की हालत बहुत नाजुक है। अगर उसके आने के बाद भी मैडम को कुछ हो गया तो सारा इल्जाम उस पर डाल देंगे। डॉक्टर त्रिषित को नर्स की ये घटिया राय उसे अच्छी लगी थी। वो तुरंत लक्ष्य को बुलाने भागा था। डॉक्टर त्रिषित ने कमरे से बाहर आकर लक्ष्य को ढूंढा। इधर उधर भी देखा पर वो कहीं नजर नहीं आया था। और तभी लक्ष्य की आवाज आई, क्या मुझे ही ढूंढ रहे हो डॉक्टर साहब? दरअसल लक्ष्य कमरे से तो निकल गया था, पर अनु को इस हालत में छोड़कर जाने का उसका मन नहीं था। और वो ये जानता था कि कोई ना कोई उसे लेने जरूर आएगा। इसीलिए वो कमरे के बगल में ही बड़े स्टाइल से खड़ा था। वो डॉक्टर त्रिषित को यूं उदास देख बोला, क्या आप मुझे ही ढूंढ रहे हैं डॉक्टर साहब? उसे देख त्रिषित ने कहा, मेरे दोस्त, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सही में तुम एक समझदार इंसान हो और हम सब सिर्फ डिग्री वाले बेवकूफ हैं। प्लीज चलो और अनु को बचा लो, वो सांस नहीं ले पा रही है। त्रिषित की ये बात सुन लक्ष्य मुस्कुराया और बोला, जाइए आप, हम जैसे सड़क छाप लड़के क्या आपकी मदद करेंगे, जाइए। लक्ष्य की बात सुन डॉक्टर त्रिषित ने कहा, देखो, मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई, पर अब रूठने मनाने का वक्त नहीं है। मेरे लिए नहीं तो अनु के लिए आ जाओ और उसे बचा लो। लक्ष्य को त्रिषित की बात सुन एक बार फिर अपने दादाजी की सीख याद आ गई थी। उन्होंने उससे कहा था, बेटा, एक वैद्य को अपने मरीजों को प्रथम स्थान देना चाहिए। चाहे तुम खाना खा रहे हो, बीमार हो या फिर कितना भी जरूरी काम कर रहे हो, अगर कोई बीमार तुम्हें पुकारे तो तुम्हें जाना ही होगा। यही एक सच्चे वैद्य का धर्म है। ये बात याद आते ही लक्ष्य तुरंत डॉक्टर त्रिषित के साथ आईसीयू की तरफ भागा और अनु के पास पहुंचते ही एक बार फिर वो अपनी उंगलियां उसकी नाभि के ऊपर रख दी और किसी चमत्कार की तरह कुछ ही देरी में अनु बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। वो सामान्य ढंग से सांस लेने लगी थी, बस वो बात नहीं कर पा रही थी, पर सब देख और सुन रही थी। अनु के नॉर्मल होते ही त्रिषित की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने लक्ष्य से कहा, तुमने कमाल कर दिया, पर ये तो मैंने भी किया था। मैंने भी अपनी उंगलियां अनु की नाभि पर रखी थी, पर उससे तो ये ठीक नहीं हुई थी। डॉक्टर त्रिषित की ये बात सुन लक्ष्य मुस्कुराकर बोला, सर, आपने सिर्फ उंगली रखी थी, पर जिस तरह, जिस जगह और जिस पॉइंट पर उंगली रखनी है वो आपने नहीं सीखा, क्योंकि ये विद्या मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं सिखाता। ये तो नाड़ी विद्या है, जो हमारा खानदानी पेशा है, और जो किताब आपने फेंकी थी उसमें इसका पूरा ज्ञान छुपा है। लक्ष्य की ये बात सुन डॉक्टर त्रिषित को अपने किए पर सही में शर्म आ गई। उन्होंने एक बार फिर लक्ष्य से माफी मांगी और फिर अनु की तरफ मुंह करके बोले, अनु, नाउ यू आर फाइन। अब मैं जाता हूं और तुम्हारी फ्रेंड डॉक्टर पूजा को भेजता हूं। अब वो तुम्हारा आगे का इलाज करेंगी। ये कहकर डॉक्टर त्रिषित आईसीयू से बाहर चले गए। इस हॉस्पिटल के मालिक थे कोलकाता के मशहूर डॉक्टर बंकिम हल्दर, जो कि अनु के पिता सुब्रतो दत्ता के अच्छे मित्र थे। डॉक्टर बंकिम ने बचपन से ही अनु का इलाज किया था और वो उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। डॉक्टर पूजा बंकिम जी की पोती थी और अनु की बचपन की दोस्त भी थी। दोनों दोस्त नहीं बल्कि बहन की तरह आपस में प्यार करती थी। ये लक्ष्य के हाथों में ऐसा चमत्कार था जो अब तक अनु को मरने से बचाए हुए था। क्या अनु कभी ठीक हो पाएगी? आप लोगों को क्या लगता है? जानने के लिए सुनते रहें डॉक्टर बॉडीगार्ड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।